आज की क्लास में दो तीन बातें एक साथ करेंगे। एक तो कल पावर कट की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो जो हमारा पेपर का सॉल्यूशन था वो कल हो नहीं पाया, तो वो भी आज करेंगे। और फिर हमारा जो एजेंडा था आज की क्लास के लिए ऑलरेडी, जिसमें हमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर कंप्लीट करना था। एक्चुअली हम कंप्लीट कर चुके थे, हमने जनरेटर के बारे में तो बात कर ली थी, लेकिन हम थोड़ी बात जो है वो डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, ओवरलोडिंग के बारे में, शॉर्ट सर्किट के बारे में, जो कि जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके बारे में बात करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो वो भी आज ही करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पेपर, छोटा सा पेपर है, आई होप आपने इजीली कर लिया होगा लाइट का, तो इसको अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे मिरर लिखा हुआ, दिस इज एक्चुअली बिहाइंड द लेंस, है ना, लेंस की बात, अच्छा सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी, सॉरी मैंने लेंस समझ लिया। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब ये है, कॉन्वेक्स मिरर जैसे दिमाग में आए तो आपके दिमाग में ये डायग्राम आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी रेज ऑफ लाइट आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर एंड आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। तो इमेज कहाँ पे बन रही है? इमेज बन रही है एट एफ, वही बोल रहे हैं कि प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? तो इमेज साइज क्या है? पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। तो P इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो सिंपल है, आपको ये बात समझ में आती है। फिर देखें, in which of the following mirrors is the reflecting surface curved outwards? ये भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही है, A is the correct option. Which of the following denotes the correct relationship among object distance मतलब U, image distance मतलब V and focal length F? तो 1/, ये किसकी बात हो रही है? स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है। तो स्फेरिकल मिरर के लिए फॉर्मूला जो है, ये पहला वाला ही ठीक दिख रहा है, 1/f = 1/v + 1/u, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। बाकी ऑप्शन, ये लेंस फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला भी नहीं है एक्चुअली ठीक से, 1/v - 1/u होता है, तो ठीक है, ये हमारा A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following options is not related to a spherical mirror? स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड नहीं है, ऐसा 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें देखना है। A, the center of curvature lies behind the reflecting surface in the case of convex mirror। सही बात है ना, ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी जो स्फेरिकल सरफेस होगा उसके सेंटर में होगा, तो बिहाइंड द मिरर होगा। तो A तो करेक्ट है। B हमें बताना है इनकरेक्ट क्या है। तो इन अ स्फेरिकल मिरर ऑफ अ स्मॉल अपर्चर R = F, ये भी गलत है क्योंकि R = 2F होता है। इन अ स्फेरिकल मिरर पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर, जो अपर्चर होता है उसका सेंटर मिरर होता है, ये बात ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इस तरह का है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके सामने की तरफ होगा, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब बी जो है ये ऑप्शन है, दैट इज द ओनली इनकरेक्ट वन ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा था, तो बी इज द ऑप्शन you would choose. If the radius of curvature of a convex mirror is 24 centimeter, then calculate the focal length of the mirror. रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, रेडियस का और फोकल लेंथ का क्या लेना देना? R = 2F या F = R/2। यदि ये 24 सेंटीमीटर है तो 24/2 12 सेंटीमीटर होगा। हमें ऑप्शन दिख रहा है बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको चूज कर लें। The perpendicular distance between the direction of the incident ray and the emergent ray is known as, ये किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, हाँ, जिसमें इंसिडेंट रे नॉर्मल बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगेन दूसरा नॉर्मल बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज
द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। इसको हम क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर शिफ्ट जो है वो लेटरल शिफ्ट कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट इज लेटरल शिफ्ट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सब आपने पढ़ा हुआ है। What do you mean by 1 diopter of power of a lens? लेंस का पावर हम कहते हैं P equal to 1/f। हाँ, अगर 1 डायोप्टर लेंस का पावर है, ये f मीटर में होना चाहिए, तो या तो हम इसको लिखें कि 1/1 मीटर, यानी फोकल लेंथ जो है वो 1 मीटर है, या 1 डायोप्टर इक्वल टू 100/, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो 1 डायोप्टर क्या होगा, 100/100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100 सेंटीमीटर में हो तब पावर 1 डायोप्टर होता है, और अगर मीटर हो तो 1 मीटर। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर एक ही बात है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, अच्छा ये तो व्हाट इज मीन बाय 1 डायोप्टर, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये तो हमेशा ही होता है। The separation between pole and center of curvature, the ratio of the height of image to the height of the object, imaginary straight line passing through the two centers of curvature। यहाँ तो कोई ऑप्शन बनता नहीं ए के अलावा, इसलिए सिंपल ऑप्शन हमारा ए है। Which of the following terms related to the reflecting surface of a spherical mirror forms a part of the sphere? टर्म्स के नाम लिखे हुए हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जो कि स्फेयर का पार्ट ही होती है, जिस स्फेयर से मिरर। तो देखो अपर्चर इज अ पार्ट ऑफ द स्फेयर, प्रिंसिपल एक्सिस तो इमेजिनरी लाइन है, उसके सामने फोकल लेंथ भी बाहर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बाहर होता है, तो अपर्चर इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 9. What is the speed of light in the glass whose refractive index is 1.5? Given speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, तो दैट 1.5 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास would be equal to c, that is c is speed of light in vacuum, that is given 3 × 10⁸ upon 1.5। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ meter per second। हाँ, B is the correct option। Calculate the position of the image formed if a concave mirror produces a real image which is 3 times magnified of the object placed 20 centimeter in front of it। क्या करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v कैलकुलेट करना है if a concave mirror यानी ऐसा मिरर produces a real image, रियल इमेज सामने बनती है 3 times magnified which is 3 times magnified, तो मैग्निफिकेशन इज -3, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, 3 मतलब 3 times magnified of the object placed 20 centimeter in front of it, u is given 20 centimeter। हमें क्या निकालना है, v निकालना है, u और m गिवन है, तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर्स के लिए -v/u होता है, तो हम v को लिख सकते हैं v इक्वल टू -m × u। हाँ, हमेशा ऐसे लिखो -m -3 इंटू u लिखा हुआ -20, u माइनस में होता है हमेशा ना, -20 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस +3 और +3 इंटू 20 दैट इज -60 सेंटीमीटर वुड बी द इमेज पोजीशन। तो -60 C इज द ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस whose focal length is 4 meter, p equal to 1/f given in meter। तो 1/4 that is 0.2
0.25D ना। कॉनकेव लेंस है तो ये फोकल लेंथ -4 होती है, इसलिए हम इसको -0.25 डायोमीटर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है प्लस माइनस वाला, इन्होंने तो सीधे आंसर लिखे हुए हैं, तो हम इसको ए ऑप्शन को करेक्ट बता देंगे, है ना। कॉनकेव लेंस जो होता है उसमें फोकल लेंथ माइनस में होती है, इसलिए पावर भी माइनस में आएगा, ये बात याद रखेंगे। यूजिंग द लेंस फॉर्मूला कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस when an object is placed at a distance of 5 cm from a convex lens of focal length 10 cm। अब convex lens की ऐसा होता है ना, convex lens उसकी focal length जो है वो है 10 cm। This is f2, this is f1, 10 cm, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 2f2 होगा वो डबल होगा उसका 20 सेंटीमीटर, और इस तरफ भी जो 2f1 होगा वो भी 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, यानी v कहाँ होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट को हमने 5 सेंटीमीटर पे रख दिया है, इसका मतलब यहाँ रख दिया है, हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है f1 और o के बीच में, और मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस लगेगा when the image will be formed as virtual, erect and enlarged, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनेगी, ये वाला केस हो गया, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि 5 सेंटीमीटर दूर यानी फोकल लेंथ से भी छोटी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है हमारा u। तो v निकालो, कैलकुलेट यूजिंग द लेंस फार्मूला कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, v निकालो। तो 1/f इक्वल टू 1/, ये लेंस है तो लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u लगेगा, तो 1/v वुड बी इक्वल टू 1/f। अब इस 1/u को उठा के इधर लेके जाएंगे तो उसका साइन प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/u। यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। f इज 10 सेंटीमीटर का, ये कॉन्वेक्स लेंस था, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये 10 सेंटीमीटर टुवर्ड द राइट हैंड साइड कैलकुलेट होगा, यानी प्लस में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +10 या ओनली 10, प्लस u जो है वो माइनस में है, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/10 माइनस 1/5, इसका हम अगर एलसीएम ले लें 10 आएगा तो 1 माइनस 2 दैट इज -1/10, मतलब 10 सेंटीमीटर। हमारा डायग्राम भी बाई चांस ऐसा ही बना है कि 10 सेंटीमीटर पे इमेज दिख रही है हमको, माइनस का मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेंस अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड ही बनाएगा, रियल इमेज बनेगी उस तरफ तो जहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर रियल नहीं बनाता, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। A concave mirror gives real, inverted and same size image if the object is placed at C, that is the only place concave mirror के सामने है, हाँ, ये concave mirror है, ये F है, ये C है। अगर ऑब्जेक्ट C पे रखा होता है तो ये इमेज जो है इस तरह से बनती है कि एग्जैक्टली C पर ही इमेज बन जाती है और दोनों का साइज बराबर होता है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट C। अगर रे डायग्राम्स अच्छे से आते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आप बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर पाते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पावर ऑफ द लेंस इज -40, -40 मतलब डायोप्टर मान लें, नहीं लिखा है तो भी।
एट फोकल लेंथ, क्या उसका फोकल लेंथ निकालना है तो अगर और मीटर में निकालना है, मीटर या सेंटीमीटर दोनों में निकाल सकते हैं। ओके, ऑप्शन हमारे पास ये है 4 मीटर और 40 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो मीटर में निकाल के देख लेते हैं, सेंटीमीटर में निकाल के देख लेते हैं। पार जो है, पार का फॉर्मूला 1/f इफ गिवन इन मीटर। तो f इन मीटर अगर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1/40 -40 ज्यादा, क्योंकि -40 दिया होगा, तो ये हो जाएगा -0.0 to the 80 and 5.25 और मीटर। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या हमको, देखें। ऐसा ऑप्शन -0.25 मीटर दिख रहा है, तो ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। अपन तो ऑप्शन देख लो, अपना आंसर ऑप्शन में आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो ठीक है। A concave mirror gives virtual erect and enlarged image of the object, then the position of the object is। अब देखो, वर्चुअल इरेक्ट एंड enlarged image एक कॉन्केव मिरर कब देता है, when the position of the object is between f and p, हाँ, at infinity नहीं, c, f and c, p and f, c is the correct option, है ना। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज यहाँ बनती है, क्योंकि वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और एनलार्ज होती है। In optics, an object which has higher refractive index is called optically denser। जिसका refractive index ज़्यादा वो optically denser, B is the correct option। Question number 18 देखें, convex lens focuses a real point size image। convex lens की बात हो रही है, real point size image at focus, the object is placed at infinity। हाँ, infinity के लिए ऐसा हो रहा है, rays are coming parallel to principal axis, parallel to each other, and they actually intersect on the principal focus at a point that is known as f। हाँ, focus, ये real focus है, ये convex lens है, हमारा magnifying glass। The SI unit of power of the lens is diopter, हाँ, C is the correct option। कितना इजी पेपर है, सब बातें इजी हैं, सब आपको सीधी सीधी पूछी हुई हैं। The radius of curvature of a mirror is 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालना है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा r/2 होता है, तो 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर would be the answer। तो B is the correct answer। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये तो हो गया, पेपर हो गया। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी बात कर रहे थे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो हम बात कर रहे थे, उसमें हम थोड़ा सा चले जाते हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट की तरफ। हमारे घर में जो सर्किट है, आपने देखा, हम जब जनरेटर की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि जो जनरेटर है वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में जो करंट सप्लाई करता है उसको स्टेप डाउन करके, यानी उसकी वोल्टेज डाउन करके विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके पहले तो उसे लेकर के आते हैं हमारे सिटी तक, हमारे ट्रांसफार्मर पावर हाउस तक, और फिर वहाँ से स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट की रेंज में हमारे घरों में भेजा जाता है। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह का हमारा डोमेस्टिक सर्किट होता है। आपकी बुक में इस तरह दिया हुआ है। इसमें क्या दिख रहा है, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर को रेड कलर से, न्यूट्रल वायर को ब्लैक कलर से शो करते हैं। बीच में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज है जो कि आपके खंबे पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो फ्यूज है ये लाइव वायर के साथ में सीरीज में जुड़ा हुआ है।
सीरीज में क्यों जुड़ा हुआ है? जिससे जितना भी करंट इसमें एंटर करे वो सारा का सारा इसमें से पास हो। व्हाट इज द रोल ऑफ अ फ्यूज? इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ करंट से बचाता है। तो फिर उसके बाद मीटर आ गया, मीटर में ये लाइव वायर गया, ये न्यूट्रल वायर गया, और फिर यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, यानी कि हमारा MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ पे हमको मिल गया। ये भी एक एडिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। एंड प्लस दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, क्योंकि दो ही वायर आ रहे हैं, अब यहाँ से मल्टीपल इसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह पर जाएंगी। तो आप देखो कि यहाँ पर एक सर्किट इस तरह से क्रिएट होता है, ऐसे ऐसे, ग्रीन वाले वायर को छोड़ दो, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी दीज आर बेसिकली, ये जो बीच में दिखाया हुआ है ये आपका सॉकेट है, जिसमें हम अपना प्लग लगा देते हैं अप्लायंस का। ऊपर वाला जिसमें से ग्रीन निकल रहा है उसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये जो सर्किट है ये इस तरह से कंप्लीट होता है। एंड वी कैन से दैट मल्टीपल अप्लायंसेस, इसमें अप्लायंस जुड़ेंगे कोई ना कोई विद द हेल्प ऑफ अ प्लग, तो वो इस सॉकेट में प्लग लगा दिया जाएगा और हर किसी अप्लायंस का अपना इंडिपेंडेंट सर्किट होता है, जिसके थ्रू करंट, मतलब इस सोर्स से करंट खींचने का तरीका है ये प्लग लगा करके हमारे अप्लायंस में करंट को भेजना। तो तीन सॉकेट अलग अलग, मान लो अलग अलग रूम में लगे हुए हैं, या एक ही रूम में तीन लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे, और उन तीनों में आप अगर अप्लायंसेस को लगाते हो तो यू कैन से दैट यू आर अरेंजिंग देम इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। उनका जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टर्स हमको दिख रहे हैं वो अप्लायंसेस की फॉर्म में, वो एक दूसरे के पैरेलल। तो क्या होगा कि जब करंट इसमें से पास होकर के जाएगा तो उस अप्लायंस में जिसका प्लग यहाँ पे लगाया हुआ है उस अप्लायंस के सर्किट में करंट जाएगा, लाइव वायर से एंटर करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, अब उस सर्किट में जाएगा, वहां से बाहर निकलेगा, फिर लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड इट विल गो। दिस इज हाउ द सर्किट वर्क्स। यहाँ पे एक दूसरा अप्लायंस लगा दोगे तो वो भी अपने पावर के मुताबिक करंट खींचेगा और फिर करंट इस तरह से निकल जाएगा। तो दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, जिनके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, और हर कोई अप्लायंस अपने अपने पावर के हिसाब से, P इक्वल टू V इंटू आई होता है ना, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो अपने अपने पावर के हिसाब से हर कोई करंट खींच रहा है। I इक्वल टू P अपॉन V फॉर्मूला से। फिर पावर हमको पहले से पता है, अप्लायंस जब हम खरीद के लाए तो उसकी पावर कितनी है। अब बल्ब खरीद के लाते हो तो वो 40 वाट का है कि 60 वाट का है कि 100 वाट का है, ये आपको पहले से पता होता है। आप वही मांगते हो दुकानदार से जो आपको चाहिए होता है। तो अपनी अपनी वोल्टेज या अपनी अपनी पावर के हिसाब से सब करंट खींचते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। जैसे कि आपके छोटे बल्ब जो हैं वो कम करंट खींचेंगे और AC जो है वो बहुत ज़्यादा करंट खींचेगा। जितना ज़्यादा करंट यूटिलाइज होगा उतना ज़्यादा आपका, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में उतनी ज़्यादा रीडिंग आएगी। तो अब ये जो पैरेलल टू ईच अदर हैं, इन सब का बेनिफिट ये कि देयर इज 220 वोल्ट ऑफ potential difference between the two ends of the wire, and these all are connected in parallel, so they all will be having the same all will be having the same potential difference or same voltage for the appliance to be used there. तो हर किसी अप्लायंस को इंडिया में हम कहते हैं कि 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, these are द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द सर्किट। तो हमारे सर्किट में 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है, और अप्लायंसेस भी ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं इंडिया में जो 220 वोल्ट पर काम करें। तो वो 220 वोल्ट का जो वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज पर वो अप्लायंस अपना काम करने लग जाएगा। डोमेस्टिक सर्किट नॉर्मली इस तरह से काम करता है। जो ग्रीन कलर का वायर हमको दिख रहा है ये अनदर सेफ्टी डिवाइस है। हाँ, अनदर मतलब एक सेफ्टी डिवाइस तो फ्यूज थी जो कि ओवरलोडिंग से बचा रहा है। दूसरा जो सेफ्टी डिवाइस है वो हमको लीकेज ऑफ करंट से बचा रहा है, किसी अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक शॉक से बचा रहा है। कैसे?
कभी कभी क्या होता है कि कुछ अप्लायंसेस जो होते हैं जिनकी खास करके मेटालिक बॉडी होती है, इंसुलेशन के गल जाने की वजह से, इंसुलेशन के पुराने हो जाने के बाद गलने, डिटीरियोरेट हो जाने की कंडीशन में वायर थोड़ा बहुत उस मेटालिक बॉडी से टच होता रहता है, लाइव वायर, और इस वजह से क्या होता है, करंट जो है उसका एक पार्ट उसको सप्लाई हो जाता है उस मेटालिक बॉडी को, और मेटालिक बॉडी पे वो स्टैटिक चार्ज की तरह रहता है, अगर आप उसे टच करोगे तो वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, हाँ, मतलब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने यहाँ पर अर्थ वायर लगाया है, सब जगह से वायर ग्रीन कलर का जा रहा है देखो, और उसको एक कॉपर की प्लेट में बांध करके ज़मीन के नीचे दबा देते हैं। हाँ, ज़मीन के नीचे जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल मिनिमम है, बहुत कम, नेग्लिजिबल, और यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, मेटालिक बॉडी पर वोल्टेज ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। अर्थ के गहराई पर करीबन 12, कम से कम 12 फीट की गहराई पर हम इसको बांधते हैं, तो इतनी गहराई पर उसका जो आपने अर्थ का पोटेंशियल लिया हुआ है, अर्थ का पोटेंशियल नेग्लिजिबल है, तो देयर इज अ ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अप्लायंसेस बॉडी एंड अर्थ पोटेंशियल, दोनों के बीच में एक बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट मूव्स फ्रॉम द मेटालिक बॉडी टू द अर्थ। अगर हम ऐसे में उस मेटालिक बॉडी को टच भी कर देंगे तो वो उसे छोड़ के हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमारा भी पोटेंशियल कम है, लेकिन इतना कम नहीं है जितना अर्थ का है। तो अर्थ में हम उस करंट को डाल देते हैं जो कि प्रोबेबली आपको एक शॉक दे सकता था, ठीक है। तो ये तरीका है कि किस तरह से डोमेस्टिक सर्किट बनता है और यूज़ किया जाता है। नाउ ये बात भी हम समझें कि जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट है उसमें कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ओवरलोडिंग, अभी थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया था। क्या होता है ओवरलोडिंग में? होता क्या है कि ज़्यादा करंट आ जाता है, एक्सेसिव सप्लाई ऑफ करंट इन द अप्लायंसेस या टू द सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट। तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा करंट अंदर एंटर कर गया तो मतलब ओवरलोडिंग अगर हो गई तो हमारा सर्किट जल सकता है, डैमेज हो जाएगा सर्किट। तो ओवरलोडिंग क्यों हो रही है, ज़्यादा करंट क्यों आ गया, उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, उनमें से एक रीज़न है शॉर्ट सर्किट। हाँ, सबसे कॉमन रीज़न है शॉर्ट सर्किट। लाइव और न्यूट्रल वायर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो द कंसेप्ट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, लाइव और न्यूट्रल किसी तरीके से डायरेक्ट जुड़ गए और इनके आपस में जुड़ जाने की वजह से करंट जो इतना लॉन्ग सर्किट पार करके आता वो इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू न्यूट्रल वायर में से बाहर निकल जाएगा। हाँ, जब लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो द रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V अपॉन आर, अगर R नेग्लिजिबल हो जाएगा तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस एक्सेसिव सप्लाई ऑफ करंट को ही हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ओवरलोडिंग से अप्लायंसेस खराब होने का खतरा रहता है ना। शॉर्ट सर्किट का मतलब भी हम समझ गए, ओवरलोडिंग का मतलब भी समझ गए। क्यों होगा शॉर्ट सर्किट? हो सकता है कि कुछ इंसुलेशन बहुत पुराना होने की वजह से गल गया है। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है, यही होगा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई जानबूझ के भिड़ा दे, वो भी एक रीज़न है। लाइव और न्यूट्रल वायर का आपस में कांटेक्ट में डायरेक्ट आना, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो हो गया एक्सीडेंटली, चलो वायर भिड़ गया, कभी आपने सर्किट में गलत जगह पे वायर जोड़ा हुआ है तब भी ऐसा हो सकता है ना। इंसुलेशन खराब हो गई है तब भी ऐसा हो सकता है। इंसुलेशन खराब हो जाएगी तो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, है ना। आपस में डायरेक्ट टच होंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो अचानक हो सकता है लाइट चली जाए, हो सकता है कुछ आग लग जाए। सो ओवरलोडिंग जो है
वो एक तो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, दूसरा ओवरलोडिंग होता है बाय कनेक्शन ऑफ एक्सेस। जैसे एक सॉकेट है, एक सॉकेट पे मल्टीपल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर अटैच कर दिए जाए, तो सब अपनी अपनी पावर के हिसाब से, सबका पावर जो P इक्वल टू वी इंटू आई है, तो सब अपनी अपनी पावर के हिसाब से करंट निकालने लगते हैं। V तो फिक्स है 220 वोल्ट, हाँ, तो जितनी ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा करंट, जितनी कम पावर उतना कम करंट, ठीक है। तो ज़्यादा पावरफुल अप्लायंसेस जो होंगे वो ज़्यादा करंट खींचते हैं, इस वजह से बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। जैसे कि AC जो है वो बहुत ज़्यादा बिल आता है, क्योंकि उसका जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। उसके अलावा ये भी रीज़न हो सकता है जो हमारा ओवरलोडिंग का या शॉर्ट सर्किट के लिए रीज़न अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट क्यों हो सकता है? तो शॉर्ट सर्किट तो ऐसे भी हो सकता है कि जो वॉल है वो डैम्प है, उसमें कुछ मॉइस्चर आ गया हुआ है बारिश की वजह से, और इस वजह से भी लाइव और न्यूट्रल वायर दैट वे वाटर की वजह से आपस में जुड़ जाए, तो उसमें भी करंट आ जाता है। जब भी इस तरह से करंट आता है तो वो सर्किट को डैमेज कर देता है। जब भी ओवरलोडिंग होती है उससे सर्किट डैमेज हो जाता है, और हमको उस ओवरलोडिंग की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। इसमें कभी कभी आग भी लग जाती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आर जो है रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया और आई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हीट प्रोड्यूस जो है वो I² RT होती है, आपको याद ही होगा, हाँ, I² R इंटू टी। जितना ज़्यादा एक्सपोनेंशियली आई जाएगा उसके स्क्वायर के हिसाब से करंट बढ़ेगा। हालांकि R की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन R की वैल्यू उतनी कम नहीं होती जितनी ज़्यादा I की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये डोमेस्टिक सर्किट से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, और आपका ये चैप्टर जो है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ना। हालांकि डोमेस्टिक सर्किट और जनरेटर, ये दो चीज़ें जो हैं ये आपके टर्म 2 का जो 2021-22 का जो बोर्ड पेपर है उसके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप नॉलेज के लिए इसे देख सकते हैं, अदरवाइज इट्स फाइन। हमने अप टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो भी पढ़ा हुआ है वो सब आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। 8 क्लासेस में अलग अलग हमने इसको बनाया है, आज 9th क्लास है, तो आप आज से पहले की जो 8 क्लासेस हैं, या बल्कि उसमें से अगर आप जनरेटर नहीं देखना चाहते हो तो शुरू की जो 7 क्लासेस हैं उनमें सारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।